तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपका न्यू एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जिससे आपके तैयारी को इम्प्रूवमेंट किया जा सके, आपकी तैयारी को बेहतर किया जा सके, ताकि इस बार आप बेटर प्रिपरेशन के साथ क्वालिफाइड कर पाएँ। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये जो आपके 20 से 22 मिनट की क्लास रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 20 से 22 मिनट आपके 30 नंबर पक्के कर सकते हैं, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रथम प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से किस रोग देखा जाता है? कौन सा रोग होता है जो बालक बालिकाओं में एक थायरोक्सिन नामक हार्मोन की कमी होती है? खाली स्थान रोग देखा जाता है। ग्वाइटर, एनीमिया, क्राइटिनिज्म या रिकेट्स? सभी लोग बताइए, क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं बालक बालिकों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो बच्चों में रोग देखा जाता है वो ज़्यादातर आपके क्रेटिनिज्म देखा जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन करते हैं। साथियों, किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण क्या है? तनाव तो आज की लाइफ में सबको ही तनाव में है, लेकिन जब बच्चों में किशोरावस्था की बात करेंगे, 12 से लेकर 18 अवस्था के बच्चों की भी बात की जा रही है। इस वर्ष में बच्चे तनाव का प्रमुख कारण क्या होता है? रीजन क्या है? सभी के लिए अवसर की समानता, पीढ़ियों में अंतर, पर्यावरण से अनुकूल या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, किशोरों में तनाव का जो प्रमुख कारण है, कहीं ना कहीं सभी के लिए अवसर तो ये नहीं होगा, पीढ़ियों का अंतर ये भी नहीं, पर्यावरण के अनुकूलन तो ये नेगेटिव कुछ भी नहीं दिया गया, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन आपको कर लेना है। अगला जो प्रश्न है आपके लिए एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हो सकता है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक का इस्तेमाल हकलाहट की समस्या के निदान में किया जाता है? उद्देश्यपूर्ण संभाषण, व्यवहारिक संभाषण, विलंबित संभाषण या लंबा संभाषण? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान है। तो साथियों, इनमें से जिस तकनीक का इस्तेमाल हकलाहट की समस्या में निदान में किया जाता है, अब देखिए समस्या के निदान की बात कर रहे हैं, इसलिए लंबा संभाषण। जी हाँ, लंबा संभाषण एक ऐसी तकनीक है जो हकलाहट की बच्चों में समस्या होती है उसका निदान किया जा सकता है। तो लंबा संभाषण, अब लंबा संभाषण ये तो नॉर्मल सी भाषा है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चों पर शिक्षा के प्रभाव पर अध्ययन करने वाला पहला विचारक था? जॉन डीवी, फ्रॉवेल, श्री अरविंदो, जीन पियाजे जी? सभी बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। जायसवाल सर आपके कमेंट का वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो इनमें से जो बच्चों पर शिक्षा के प्रभाव पर अध्ययन करने वाले विचारक थे वह और कोई नहीं, आपके फ्रॉवेल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संभावित प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे कम महत्वपूर्ण है? आजकल क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा जाता है, लेकिन आपको यहाँ बताना सबसे महत्वपूर्ण बताना है। अच्छी तरह से विकसित भाषा का वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, भाषा पर आधारित प्रश्न या उस भाषा के पाठ्य पुस्तकें। तो भाषा सीखने के लिए जो कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है विषय आधारित प्रश्न, कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो विषय आधारित हों, विषय से दूर प्रश्न नहीं होने चाहिए। अगला, कुमार एक आईपीएल अधिकारी बनना चाहता है। आईपीएस अधिकारी है, ठीक है, आईपीएल मत समझ लीजिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, नॉट फॉर इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस। इसलिए वह दिन में 8 घंटे पढ़ाई करता है। वह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मूलभूत अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा, आंतरिक अंतोरणों या बाहरी अंतोरणों की बात की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि कोई बालक बालिका जब एक आईपीएस अधिकारी बनने की प्रेरणा रख लेता है, चाहता उसकी चाहत होती, इसलिए वह दिन में 8 घंटे पढ़ता है, तो ये एग्जाम्पल होगा बाहरी प्रेरणा। क्या होगा? बाहरी प्रेरणा होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
सभी कमेंट कीजिएगा। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए। आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का या आत्मानुभूति की करना चाहिए। तो संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों में जो अभ्यास सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वह आत्मानुभूति होती है। उनके आत्मा में अनुभूत होनी चाहिए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ उसके पता होना चाहिए। कहते हैं ना, अंतरात्मा से मेरी आज आवाज़ निकल रही, आज मेरी अंतरात्मा संतुष्ट हो गई, वही चीज़ होती। अगला, भाषा के किस सिद्धांत का दावा है कि भाषा कंडीशनिंग का उत्पाद है? ये एमपी टेट 22 में पूछा गया प्रश्न। व्यवहारिक सिद्धांत, रचनावाद सिद्धांत, कार्यक्षमता सिद्धांत या मानववाद का सिद्धांत? तो भाषा के जिस सिद्धांत का दावा है कि भाषा कंडीशनिंग एक उत्पाद है वह हमारा कहलाता है व्यवहारिक, व्यवहार का सिद्धांत। जी हाँ, भाषा के व्यवहार का सिद्धांत ये दावा है कि भाषा कंडीशनिंग का उत्पाद है। अगला प्रश्न, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसके सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होते हैं? आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, विकासात्मक प्रतिमान। तो शिक्षण का वह प्रतिमान जिसके सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी होती है वह संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। सभी लोग समझते जाइएगा, प्रिपरेशन को मजबूत करते जाइएगा, माइंड की मेमोरी में एक एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, तभी आप सीडीपी में 30 में से 30 का सपना साकार होगा। और जिनका 25 प्लस का स्कोर आ रहा है तो वाकई में आपकी बेस्ट प्रिपरेशन चल रही है। अब 25 से कम स्कोर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप में वीकनेस है, कमजोरी है, इसलिए आपको प्रिपरेशन में लग जाना है। तो बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या होता है? डांटना, आलोचना, जुर्माना या प्रोत्साहन करना? सभी लोग बताइए, सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं प्रेरित करना कहीं ना कहीं प्रोत्साहन को यह दावा देता है, ठीक है। तो बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का सुझाव जो है प्रोत्साहन हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि एक अध्यापक श्रव्यदत्त शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को सरल बनाता है, रोचक बनाता है, प्रासंगिक बनाता है या मनोरंजक बनाता है? आप स्वयं सोचिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप शिक्षक बनेंगे, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो एक शिक्षक के रूप में जब श्रव्यदत्त यानी श्रव्य यानी सुनाई देना, दृश्य यानी दिखाई देना, ये दोनों शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को क्या करेंगे? तो अपने अध्यापक को रोचक बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्किनर, क्रोएमक्रो, कॉल्सनिक या थांडाइक की बात आती? कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। संभावित प्रश्न 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा टॉपिक, ऐसा शब्द है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला ऑप्शन है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। किसने कहा? स्टेटमेंट परिभाषा 2 नंबर तो रखा हुआ है, और पूरे 150 क्वेश्चन में 4 से लेके 8 नंबर तक के स्टेटमेंट परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। किसने कहा है? क्रोएमक्रो ने कहा। क्योंकि जन्म से वृद्धावस्था सीखने के अनुभव की बात कर रहे, याद रखिएगा, जन्म से वृद्धावस्था यानी क्रोएमक्रो। एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता क्या होती है? स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। विकल्प संख्या ए व बी दोनों सही है, या विकल्प संख्या ए व बी दोनों गलत है? देख, शिक्षक के लिए नहीं, आपके लिए मनोविज्ञान का उपादेयता होता है कि स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए भी होता है, और साथ साथ बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए होता है। दोनों, यानी सी ऑप्शन होगा, विकल्प ए व बी दोनों सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की।
निम्नलिखित में से किस वर्ष से अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम किया गया था? 51, 54, 56, 58। सभी कमेंट कीजिए। तो जिस वर्ष अपराधी पर्यवेक्षण अधिनियम किया गया था वह वर्ष कहलाता है 1958। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लगभग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, या बालक के मानसिक व सामाजिक दोनों विकास के लिए। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि अभिवृद्धि शब्द से प्रश्न पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से प्रश्न आता है। तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है, किसमें किया जाता है? बालक के शारीरिक विकास के लिए। वृद्धि मतलब होता है, ये विकास से संबंध नहीं होता, तो बालक के केवल शारीरिक से संबंधित वह अभिवृद्धि होता है। ठीक है, इन चीज़ों को छोटे छोटे पॉइंट से जो नोट करते जाना है, माइंड की मेमोरी में सेव करते जाना है, प्रिपरेशन को मजबूत करते जाना है, सिलेक्शन 101% पाना है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती जो आपको सफलता की ओर अग्रसर करती हैं। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम वातावरण दोनों? तो कई बार पूछा गया, जानते रिपीट हो सकता है फिर से यह इस बार। शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित वंशानुक्रम वातावरण दोनों करता है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि के विकास में वंशानुक्रम भाई आपके वंशज, आपके जीन्स को भी प्रभावित करता है। जीन्स के अकॉर्डिंग आपके शारीरिक बनावट हर एक चीज़ होती है, और जहाँ आप रह रहे हैं वातावरण पर भी होता है। भारत में अनेक वातावरण हैं, अनेक वृद्धि और विकास परिवर्तन आप देखते होंगे, रंग रूप हर एक प्रकार से। ठीक है, तो वंशानुक्रम वातावरण दोनों का प्रभाव बालक के शारीरिक और वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। अगला, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? हार्वर्ड गार्नर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर, पीटर साल्वे या उपरोक्त सभी? तो जिस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है वह हार्वर्ड गार्नर भी है, डेनियल गोलमैन भी है, और जॉन डी मेयर, पीटर साल्वे भी है। ये तीनों ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया। उपरोक्त सभी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना है, एक एक क्वेश्चन को अटेंड करना है, कोई भी छूट के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम को फतह करना है तो कमर कस के चलना पड़ेगा। जिनमें से कौन सा युग्म सही नहीं दिया गया? वाटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी रचनावाद, जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक, या उपरोक्त सभी? देखिए, वाटसन व्यवहारवाद के जनक वाटसन है, सभी लोग जानते हैं। जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास के हैं, लेकिन जॉन डीवी संरचनावाद के हैं, ये गलत दिया। तो संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है ये आपको कमेंट करके बताना। क्या आप बता सकते हैं सभी लोग कमेंट करके? बहुत बहुत धन्यवाद, अवश्य कमेंट कीजिएगा, ना बने तो बताइएगा, हम आपसे शेयर कर देंगे। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। टफ और टॉप दोनों फ़र्क होता है। ठीक है, टॉप मतलब होता है कोई सिलेक्टेड आना, टफ मतलब क्या होता है सभी लोग बताइए? कहते बहुत टफ, टफ मतलब कठिन। ठीक है, तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है किसमें? किशोरावस्था। आत्मसम्मान, तो आत्मसम्मान बच्चा 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में लक्षण प्रकट करता है, आत्मविश्वास में आत्मसम्मान की बात आती। किशोरावस्था की विशेषताओं में सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द बताना है। विकास, समायोजन, परिवर्तन या अस्थिरता? देखिए, बाल विकास, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ये तीन ऐसे अवस्था हैं जो तीनों अवस्थाओं से लगभग दोस्तों 5 से लेकर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वह परिवर्तन होता है, क्योंकि उस अवस्था में परिवर्तन होता है, शारीरिक हर एक चीज़ से कह सकते हैं। बाकी सभी लोग समझते हैं, वहाँ की व्याख्या करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप सभी में भी ऐसा परिवर्तन आया होगा। अगला प्रश्न है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनले हॉल, हरलाग, फ्रॉयड, एडलर? ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो एडोलेसेंस पुस्तक के जो लेखक कहला जाते हैं वह और कोई नहीं, आपके स्टेनले हॉल हैं, नोट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो साथियों, हर एक प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है।
सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास या अपरिपक्वता की बात आती है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण पूछा जा रहा है। देखिए सहनशीलता, सामंजस्य की ओर, आत्मविश्वास, ये हमारे क्या है मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। लेकिन अपरिपक्वता अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए यह मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है कि क्या नहीं है और हमें यही चयन करना है क्या नहीं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक बताइए। बच्चों के अनुभव और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, तो अनुभव और सक्रिय भागीदारिता को ये तो बेस्ट होगा ऑप्शन कह सकते हैं। बच्चों को आदर्शवादी अनुशासन के दायरे में रखकर शिक्षण कार्य कराना, ये भी पॉजिटिव कह सकते हैं। अध्यापक को जानने योग्य समस्त ज्ञान के भंडार का उपयोग करना, तो कहीं ना कहीं थर्ड भी ऑप्शन हमें लग रहा है। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक, तो भाई बच्चों में अगर उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देंगे, अनुभव को महत्व देंगे, बच्चों को आदर्शवादी अनुशासन के दायरे में रखकर शिक्षण कार्य कराएंगे, या अध्यापक को जानने योग्य समस्त ज्ञान के भंडार का उपयोग करना, यह उपरोक्त सभी। तो यह पिछली बार वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न था, तो वर्ग 2 में उपरोक्त सभी को माना गया है। आपके अकॉर्डिंग क्या सही, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की, कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्ध से अधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है। इस पुस्तक के लेखक हैं पीटर साल्वे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन या नैन्सी गिब्स, कौन है सभी लोग बताइए। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्ध से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, ये एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक के लेखक आपके डेनियल गोलमैन है। अगला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं, आपका फीडबैक जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह नहीं मानता था कि केवल शारीरिक प्रतिक्रिया ही व्यक्तिपरक भावनात्मक प्रक्रियाओं की व्याख्या कर सकती है। जेम्स लैंगले सिद्धांत, कैनन वर्ड सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम या सेक्टर सिंगर का संवेग सिद्धांत। तो जो सिद्धांत यह नहीं मानता कि केवल शारीरिक प्रतिक्रिया ही व्यक्तिपरक भावनात्मक प्रक्रियाओं की संख्या व्याख्या कर सकती है, वह कहलाती कैनन वर्ड सिद्धांत। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो पिछली बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1996, निर्योग्यता और समानता अधिनियम 2010, निर्योग्यता विभेद अधिनियम 1995, निर्योग्यता अधिनियम 2005। देखिए साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में जिसकी ओर संकेत करता है, निर्योग्यता अधिनियम 2005। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, ज्ञान सीमांसा का संबंध किससे होता है। ईश्वर के आश्रित संबंधी तत्व के ज्ञान के अध्ययन से, आत्मा संबंधी तत्व के ज्ञान के अध्ययन से, सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान के अध्ययन से, या ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना, प्राकृतिक संबंधी अध्ययन से। नाम से ही पता चलता है ज्ञान सीमांसा, अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना, प्राकृतिक संबंध अध्ययन से। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे क्या कहते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव, परिवार का विघटन, अंतः प्रज्ञा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, जो ज्ञान केवल हमारे तर्क पर आधारित होता है उसे वंशानुक्रम का प्रभाव कहते हैं। क्या, जो तर्क पर आधारित हो। आई होप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी रचना है। महात्मा गांधी की, इवान इलिच की, माइकल एप्पल की, या मॉन्टेसरी की। जी हाँ, डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी रचना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ 30 में से आपने बाल विकास शिक्षा शास्त्र में कितने CDP में कितना स्कोर प्राप्त किया, ये भी कमेंट करना है। जिनका 25+ का स्कोर रहा तो बेस्ट पोजीशन में लगे रहिए, भरें तैयारी है। अगर कम आ रहा तो जितने भी हम प्रैक्टिस सेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे प्रैक्टिस सेट हैं, सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रिपरेशन को लगे रहिए, क्योंकि क्वालिफाइड करना है तो 90+ तो स्कोर चाहिए ही चाहिए सभी के लिए। और जिनको भी प्रिपरेशन में और बूस्ट करना है और तैयारी बेहतर करना है तो हमारी टॉपर नोट्स भी है। जिनको टॉपर नोट्स प्राप्त करना हो तो आपको केवल कमेंट करना है 9630689598।
9630689598। इस पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपके अगले क्लास पर, अगले सेशन पर। धन्यवाद सभी का।